नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारी क्लासों में हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और यह आज भारत के भूगोल का 5वां पाठ है। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं भारत देश की सीमाएँ। भारत देश की सीमाओं के अंतर्गत हम बात की थी कि कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ बनाते हैं और उन सीमाओं के संबंधित कौन कौन से विवाद हमारे देश और उन अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले देशों के बीच में विवाद चल रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं और भारत का कितना हिस्सा किस देश ने अधिकृत कर रखा है। जैसे चीन अधिकृत क्षेत्र, अक्सर चीन बोलते हैं, पाक अधिकृत क्षेत्र जो पाकिस्तान ने दबा रखा है। इसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे भारत की तटीय सीमा या जलीय सीमा का। तो देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन अवश्य रूप से दबाएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और इसके अलावा यह हिंद महासागर के बिल्कुल मध्य में स्थित है। कहाँ पर है भाई? मध्य में स्थित है। अब जब 3 तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है तो इसकी सीमाएं भी बहुत हैं। तो सबसे पहले हम समुद्री सीमाओं की बात करते हैं, यानी कि भारत की समुद्री सीमाएं, उनको किन रूपों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले विभाजित किया गया है प्रादेशिक सीमा को। किसको विभाजित किया गया है? प्रादेशिक सीमा को। अब प्रादेशिक सीमा क्या है? आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक क्या कहते हैं हम? प्रादेशिक सीमा। अब उससे पहले आधार रेखा आखिरकार क्या है? आधार रेखा आखिरकार क्या है? तो आधार रेखा हम समझते हैं। आधार रेखा क्या होती है? जो भारत का तटीय क्षेत्र टेढ़ा मेढ़ा है। क्या है? टेढ़ा मेढ़ा। उसको औसतन सीधी रेखा में मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार रेखा। तो ये जो आधार रेखा है, इससे हम क्या मानते हैं? दूरी नापते हैं। आधार रेखा से क्या नापते हैं? दूरी। तो वो यही कह रहा है कि प्रादेशिक सीमा कहाँ से? प्रादेशिक सीमा आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक स्थित है। ठीक है। इसके अलावा जो आधार रेखा और स्थल रेखा के बीच का जलीय भाग है, क्या है? जलीय भाग है या सागरीय जल है, उसको हम आंतरिक जल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आंतरिक जल कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रादेशिक सीमा की, और प्रादेशिक सीमा क्या है? 12 समुद्री मील दूरी तक, आधार रेखा से 12 समुद्री मील दूरी तक की जो सीमा बनती है, जो क्षेत्र आता है, उसे हम प्रादेशिक सीमा कहते हैं। अब प्रादेशिक सीमा में सर्वप्रथम कार्य क्या करते हैं? पूर्ण संसाधनों का अधिकार। क्या कहते हैं भाई? पूर्ण संसाधनों का अधिकार। उससे पहले हम कहते हैं कि आखिरकार ये समुद्री मील क्या है? समुद्री मील क्या है? तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं, एक समुद्री मील में 1.8 मील होते हैं। क्या होते हैं भाई? 1.8 मील होते हैं। किसमें? एक समुद्री मील में। यानी कि जो 12 समुद्री मील है उसमें से हम एक समुद्री मील लें तो उसको हम स्थल भाग पर मापते हैं तो 1.8 मील दर्ज किया जाएगा। तो प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत हम कर रहे थे संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होता है। यानी प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत जितने भी संसाधन आते हैं उन पर भारत का पूर्ण अधिकार है, यानी उनका पूर्ण रूप से भारत उपयोग कर सकता है। और आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी को हम क्या कहते हैं भाई? प्रादेशिक सीमा कहते हैं। इसके अलावा हम दूसरी सीमा की बात करते हैं। दूसरी सीमा है हमारी संलग्न सीमा। क्या है भाई? संलग्न सीमा या आवांछित सीमा भी कह सकते हैं इसको। संलग्न सीमा को हम आवांछित सीमा भी कह सकते हैं या संलग्न क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक। कहाँ तक? आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी को हम क्या कहते हैं भाई? संलग्न क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र कहते हैं। सॉरी इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई व सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार है।
यानी सीमा शुल्क भी ले सकता है भारत। इसके अलावा यहाँ साफ सफाई भी भारत करवा सकता है। इसके अलावा वित्तीय व राजकोषीय अधिकार भी इस क्षेत्र में भारत को प्राप्त है। कौन से? संलग्न सीमा में या संलग्न क्षेत्र में। इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या अनन्य आर्थिक सीमा। क्या आता है भाई? अनन्य आर्थिक क्षेत्र या अनन्य आर्थिक सीमा। तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी को, आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी को हम क्या कहते हैं भाई? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अब इस क्षेत्र का हमारे लिए क्या महत्व है? अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत हम वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, यानी किसी प्रकार का हमें परीक्षण करना हो तो इस 200 समुद्री मील के दायरे में हम कर सकते हैं। अगर हमें किसी नए द्वीप की आवश्यकता हो, 200 समुद्री मील की दूरी में अगर हमें कोई नए द्वीप की आवश्यकता हो रही है तो हम नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के विहितोहन का अधिकार, यानी कि जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर सकते हैं या दोहन कर सकते हैं, उसका पूर्ण अधिकार हमारे पास प्राप्त है। इसके अलावा इस 200 समुद्री मील की दूरी के बाद जो क्षेत्र प्रारंभ होता है उसे हम उच्च सागर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उच्च सागर। उच्च सागर का विस्तार आगे तक है और जिस पर सभी राष्ट्रों का बराबर का अधिकार है, यानी कि 200 समुद्री मील की दूरी के बाद कोई भी देश समुद्र में या हिंद महासागर में किसी भी प्रकार का अनुसंधान कर सकता है, खोज कर सकता है, नए द्वीप बना सकता है 200 समुद्री मील दूरी के बाद। अब थोड़ा इनको हम विस्तार से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं भारत की तटीय सीमा या जलीय सीमा। क्या देखते हैं? भारत की तटीय सीमा या जलीय सीमा, और उसके अंतर्गत भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत हम देखते हैं प्रादेशिक सीमा। पहली कौन सी है भाई? प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है, 12 समुद्री मील की दूरी तक है। और हमने यहाँ बता दिया 1 समुद्री मील बराबर 1.8 मील। क्या होता है भाई? 1.8 मील होता है। नोट टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, जो टेढ़े मेढ़ा तट होता है, जैसे मैंने बताया भारत का ये टेढ़ा मेढ़ा तट है और इसको हम काल्पनिक रेखा मिलाते हैं, यानी कि सीध में औसतन, तो इसको हम क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार रेखा। 1 समुद्री मील में 1.8 मील होते हैं। प्रादेशिक सीमा के क्षेत्र के संसाधनों पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। क्या होता है भाई? संपूर्ण अधिकार होता है। अगले टॉपिक बात करते हैं, आगे चलते हैं। स्थलीय भाग व आधार रेखा के मध्य स्थित जलीय सागर को आंतरिक जल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आंतरिक जल। जैसा कि ये टेढ़ा मेढ़ा हमारा तट है और ये हमारी आधार रेखा हो गई, तो जो ये बीच का क्षेत्र है इसे हम सागरीय जल इकट्ठा होगा और इसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आंतरिक जल कहते हैं। अब आता है संलग्न सीमा या संलग्न क्षेत्र, या इसको अवांछित मंडल भी बोल सकते हैं हम। तो संलग्न क्षेत्र का प्रारंभ आधार रेखा से 2400 समुद्री मील की दूरी तक स्थित है। कहाँ तक है? 24 समुद्री मील तक की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में भारत साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क ले सकता है, इसका अधिकार रखता है। अगला है भारत का क्षेत्र। क्या है भाई? भारत का क्षेत्र। भारत के क्षेत्रफल के अनुसार जो वित्तीय और राजकोषीय अधिकार है वो भी इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को प्राप्त है, यानी किसी प्रकार का वित्तीय राजकोषीय अधिकार है वो भी भारत को प्राप्त है। इसके बाद आता है अनन्य आर्थिक सीमा या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक को हम क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक सीमा कहते हैं। अब इस सीमा के अंतर्गत भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है,
यानी किसी प्रकार के भी परीक्षण भारत इस क्षेत्र के अंतर्गत कर सकता है। नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है भारत, यानी कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बीच में भारत नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकता है। और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार भारत को इस 200 समुद्री मील के दूरी के अंतर्गत प्राप्त है। अब इस 200 समुद्री मील की दूरी के बाद का जो क्षेत्र आता है, इसके बाद का सारा क्षेत्र में उच्च सागर का विस्तार है। क्या है भाई? उच्च सागर का, जिस पर सभी राष्ट्रों का बराबर का अधिकार है। यानी कि जो उच्च सागर है उसके बाद जो समुद्री आता है या समुद्री पानी है या उसका उपयोग है किसी प्रकार का खोज करनी है, किसी प्रकार का किसी द्रव निकालना है, तो उस पर सभी देशों का बराबर का अधिकार होता है उच्च सागरीय सीमा में। भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जैसा कि हमने कल भी बात की थी, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। जबकि द्वीपों सहित, किनके सहित? द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इनकी सीमाओं को मिलाकर भी भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। 7516.5 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। कितने राज्य भाई? 9 राज्य। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा का निर्माण करते हैं, जिनमें हम लेते हैं सर्वप्रथम गुजरात को। किसको लेते हैं भाई? गुजरात को। गुजरात के बाद किसको लेते हैं भाई? महाराष्ट्र को। किसको करते हैं ऐड? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के बाद किसको लेते हैं भाई? गोवा को। गोवा के बाद कर्नाटक को। कर्नाटक के बाद केरल को। केरल के बाद तमिलनाडु को। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा को। उड़ीसा के बाद पश्चिमी बंगाल को। और पश्चिमी बंगाल के बाद ये सारे जो 9 राज्य हैं, ये तटीय सीमा का क्या करते हैं भाई? निर्माण करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, ये मानचित्र है हमारा, तो तटीय सीमा कौन कौन से राज्य बना रहे हैं यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है हमारा गुजरात। क्या आता है भाई? गुजरात। गुजरात के बाद आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आ जाता है हमारा गोवा। कौन सा जाता है? गोवा। गोवा के बाद आ जाता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आ जाता है हमारा केरल। केरल के बाद आ जाता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद हमारा आ जाता है उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद हमारा आ जाता है भाई पश्चिमी बंगाल। क्या आता है? पश्चिमी बंगाल। जैसा कि हम जानते हैं, इसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं और इसको अरब सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं और ये हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो ये जो 9 राज्य थे, ये वो थे जो भारत की क्या बनाते हैं भाई? तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। सबसे अधिक तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है भाई? गुजरात। अगर हम बात करें कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा का निर्माण करता है, तो कौन सा करता है भाई? गुजरात। कितनी सीमा का निर्माण करता है? 1214.70 किलोमीटर की। कौन करता है भाई? गुजरात। इसके बाद करें भारत का कौन सा तटीय राज्य है जो सबसे कम सीमा बनाता है, तो वो गोवा है। कौन सा है भाई? गोवा। कितनी सीमा बनाता है भाई? 101 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 101 किलोमीटर सीमा का निर्माण करता है। कौन भाई? गोवा। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे लंबी तटीय सीमा का निर्माण करता है, तो कौन सा है भाई? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या करता है भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह? सबसे लंबी तटीय सीमा का निर्माण करता है। कितनी सीमा का निर्माण करता है? 1962 किलोमीटर। कितनी? 1962
किलोमीटर सीमा का निर्माण करता है। कौन भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम तटीय सीमा का निर्माण करता है? तो उसका हम क्या कहेंगे भाई? पुदुचेरी यहाँ पर स्थित है। पुदुचेरी है जो सबसे कम तटीय सीमा का निर्माण करता है केंद्र शासित प्रदेशों में। 47.60 किलोमीटर सीमा का निर्माण करता है। ये हो गए भाई हमारे केंद्र शासित प्रदेश। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी महासागर में देश हैं, जिनमें हम श्रीलंका की बात करते हैं, मालदीव की बात करते हैं, माले जिसकी राजधानी है। तो इनको देखते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा टॉपिक पर चलते हैं। भारत के सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात राज्य बनाता है, जिसकी लंबाई 1214.70 किलोमीटर है। भारत की सबसे कम तटीय सीमा का निर्माण गोवा राज्य का बनाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछा जाए कि भारत के किस दिशा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है? तो पूर्व दक्षिण में। पूर्व दक्षिण में कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। तो कितनी सीमा का निर्माण करते हैं? 1962 किलोमीटर की सीमा का निर्माण करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम तटीय सीमा पुदुचेरी कौन बनाता है भाई? पुदुचेरी बनाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? 47.60 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं कि भारत का एक पड़ोसी देश है जिसे हम श्रीलंका बोलते हैं, जिसकी स्थिति एक द्वीप के रूप में है और जो किस में है भाई? हिंद महासागर में स्थित है, भारत के दक्षिण दिशा में। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। क्या है भाई? पड़ोसी देश है जो पाक जल संधि हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। किससे होता है भाई? पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से क्या होता है भाई? अलग होता है। जैसा कि भाई हम यहाँ थोड़ा सा मानचित्र देख रहे हैं, जो ये वाला क्षेत्र है ये तो आता है भाई श्रीलंका का। किसका है भाई? श्रीलंका का। ये हमारा श्रीलंका है। ये हमारा भाई भारत की सीमा है। क्या है भाई? भारत। अब ये है जो आदम पुल कहलाता है। क्या है भाई? आदम पुल। आदम पुल क्यों कहते हैं? प्राचीन समय में बना था और भारत की संस्कृति की कल्पना है कि भगवान राम के द्वारा इस आदम पुल का निर्माण किया गया था, क्योंकि जब भगवान राम श्रीलंका गए थे सीता माता की खोज में, तो इस आदम पुल का निर्माण किया गया था। इसे हम राम सेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राम सेतु भी कहते हैं। अब यहीं पर क्या है भाई? रामेश्वरम मंदिर स्थित है। क्या है भाई? रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यहीं पर जो भारत का अंतिम छोर है आदम पुल का, उसे हम क्या कहते हैं भाई? धनुषकोडी। क्या बोलते हैं? धनुषकोडी बोलते हैं। वहीं जो श्रीलंका का अंतिमतम छोर बिंदु है वह है तलीमनार। क्या है भाई? तलीमनार। अब जो इधर वाला क्षेत्र है इसे हम कहते हैं पाक की खाड़ी। क्या कहते हैं? पाक की खाड़ी। और इधर जो है इसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं भाई? मन्नार की खाड़ी। और जो ये विभाजन हो रहा है इस प्रकार से, क्या हो रहा है भाई? विभाजन। इस विभाजन को हम पाक जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पाक जल संधि।
तो हम कह सकते हैं कि श्रीलंका और भारत जिस संधि के द्वारा विभाजित होते हैं उसे हम पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पाक जल संधि कहते हैं। इसके द्वारा क्या होते हैं भाई? भारत और श्रीलंका का विभाजन होता है पाक जल संधि के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच आदम पुल स्थित है। जो भारत का राज्य है तमिलनाडु और श्रीलंका के देश के बीच में क्या है भाई? आदम ब्रिज स्थित है। क्या है भाई? आदम ब्रिज स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। क्या है भाई? आदम ब्रिज का हिस्सा है। कौन सा भाई? पंबन द्वीप। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम पंबन द्वीप बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं? पंबन द्वीप, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? वो किसका हिस्सा है? आदम पुल का हिस्सा है, आदम ब्रिज का हिस्सा है। और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? रामेश्वरम। जैसे कि हमने यहाँ बात की, ये हमारा क्या है भाई? रामेश्वरम मंदिर है। और यहीं पर क्या है भाई? पंबन द्वीप स्थित है। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। उत्तर में तो क्या है भाई? पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। क्या कह रहा है? आदम ब्रिज के उत्तर में। अगर हम आदम ब्रिज की बात करें तो ये हमारा आदम ब्रिज हो गया। क्या हो गया भाई? आदम ब्रिज। इसके उत्तर की बात करें तो ये हो गया। उत्तर में कौन सी है? पाक की खाड़ी या पाक जल संधि। और दक्षिण में क्या हो गया? मन्नार की खाड़ी। क्या हो गया भाई? मन्नार की खाड़ी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ये तो हो गया हमारा ऊपर वाला हिस्सा। तो भाई श्रीलंका, आदम पुल, आदम ब्रिज, इनकी बात हो गई। रामेश्वरम मंदिर की बात हो गई। अब कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन व सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम स्थित है। कौन सा है? बेरन ज्वालामुखी सक्रिय है और सुषुप्त नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो कहाँ स्थित है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। कौन सी है भाई? सैंडल पीक है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर है। कितनी है सैंडल पीक की ऊंचाई? 738 मीटर है। अगर हम फुट की बात करें तो फुट है भाई 2421 फुट। कितनी है भाई? 2421 फुट। ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मानचित्र है, जिसपे हम देखते हैं कि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में। सबसे पहला आता है उत्तरी अंडमान। कौन सा आता है? उत्तरी अंडमान। दूसरा आता है मध्य अंडमान। क्या आता है? मध्य अंडमान। और तीसरा आता है दक्षिणी अंडमान। क्या आता है भाई? दक्षिणी अंडमान। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो उत्तरी उत्तर में है, क्या है? उत्तरी उत्तर में है कोको द्वीप। क्या है भाई? कोको द्वीप, जो किसके अधिकार क्षेत्र में है? बर्मा या म्यांमार के क्षेत्राधिकार में है। और जो ये विभाजित करता है म्यांमार के अधिकार को और अंडमान को, जो बीच की रेखा है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? कोको चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोको चैनल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लैंडफॉल द्वीप, छोटा सा ये वाला। इसके बाद आता है स्मिथ द्वीप, रॉस द्वीप, और यहाँ पर स्थित है कौन भाई? सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक, जिसकी हम बात कर रहे थे। अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। हम कर रहे थे नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी की बात, वो यहाँ पर है। नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी यहाँ पर है निष्क्रिय हालत में। इसके अलावा यहाँ पर इंटरव्यू द्वीप, एडसन द्वीप और लॉन्ग द्वीप, बटन द्वीप, हेवलॉक द्वीप, एविस, नील द्वीप
और हमने बात की थी बैरन ज्वालामुखी की। तो ये है जो बैरन ज्वालामुखी है, दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या भाई? दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी, जो किस पर है? बैरन द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा जो अंडमान है उसके बिल्कुल दक्षिण में डंकल पास स्थित है, रेटलैंड द्वीप स्थित है, ठीक है, पोर्ट ब्लाइस स्थित है। और यहीं पर क्या है भाई? यहीं पर महात्मा गांधी, क्या है भाई? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या भारत का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान। क्या है भाई? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और भारत का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा हम बात करें लिटिल अंडमान की, वो बिल्कुल नीचे है। ये लिटिल अंडमान हो गया हमारा। इसके अलावा रेटलैंड द्वीप, क्या है भाई? रेटलैंड द्वीप DRDO मिसाइल परीक्षण स्थल, DRDO मिसाइल परीक्षण स्थल घोषित किया गया। दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट भी यहीं स्थित है। और इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार। तो ये हमारे जो प्रमुख थे, किसमें भाई? प्रमुख क्षेत्र थे जिनको हम देख लिया है। और हम बात करते हैं अब अगली क्लास की। अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत की महासागर या समुद्री सीमा का निर्माण हुआ, हिंद महासागर का विस्तार कितना है, इनकी भी चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा कि भारत की तटीय सीमा कितनी है और तटीय सीमा के अलावा समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया। इसके अलावा श्रीलंका कौन से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। इसके अलावा हमने देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर क्या क्या स्थित है। तो ये हमारी क्लास आज की पूरी हुई। कल मिलेंगे। नमस्कार। इसके साथ ही सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।